हम लोग पेशा नियमावली को लेकर के विशेष बैठक में ये आज का दूसरा सेशन हम लोग बड़ा देर से शुरू किए। चलिए फिर भी इस सेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और पुनः जोहार करके अपनी बातों को शुरू करते हैं। ये नियमावली सबसे पहली बात है, सभी का हाथ में होना चाहिए। पढ़ना है, समझना है और जहाँ कहीं भी जो भी लिखा हुआ है, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो पिछला सेशन में हम लोग जो है कि पैटर्न बना करके चले थे कि खाना खाने से पहले तक पूरा संविधान को समाप्त कर देंगे और फिर जो है अब बीच में आपसी चर्चा परिचर्चा करेंगे और कुछ पॉइंट्स आएगा, उन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग देर से होने के नाते अभी हम लोग का अध्याय 10 तक हुआ है और 17 अध्याय है, यानी 7 अध्याय अभी भी बाकी हैं। नियमावली बनने से पहले जो ड्राफ्टिंग वगैरह हो रहा था, उसी समय से जो इस अभियान में लगे हम लोग, और सैकड़ों बार मैं पहले भी पढ़ा और नियमावली बन जाने के बाद भी सैकड़ों बार पढ़ा। ये संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक चीज़ें हैं, इसको जानने के लिए बार बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और एक नज़रिया होता है उसको देखने का। जब तक नज़रिया आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाएंगे। संविधान का बुक है अभी हमारे पास, इसमें जो लिखा हुआ शब्द हैं उसको एक सही नज़रिया के साथ अगर ना पढ़ा जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम लोग, ऐसा उसमें चीज़ें रहती है। लेकिन ये नियमावली काफ़ी सरल शब्दों में है, हिंदी और हम लोगों का जो सोच समझ है उसका काफ़ी नज़दीकी भावना के साथ लिखा गया है, इसीलिए पढ़ने पर एक आसानी से समझ में आ जाएगा। सबको इसको दोहराने की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम लोग इस सेशन में बाकी बचे अध्याय को भी हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे। अगर आपके दिमाग में अभी तक कोई सवाल बना है जिसको आप लोग नहीं समझ पाए हैं, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 तक में कुछ पॉइंट्स, कोई डाउट कुछ भी है तो उन सारी चीज़ों को पूछने का मैं एक मौका देता हूं, क्योंकि खाना खाए हैं अभी, थोड़ा सा कुछ बिंदु को अगर आप याद रखे हैं तो उसको यानी कि बोलिए, ताकि नहीं तो आगे पढ़ते जाएंगे तो वो भूल जाएंगे या फिर वो डाउट बना ही रहेगा तो बाकी चीज़ नहीं समझ में आएगा। इसलिए किसी को लगता है कि कुछ पूछना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं अवसर देता हूं, आप लोग पूछ सकते हैं। पुराना नियम धारा लिखा हुआ है, जैसे शुरुआती में परिभाषित कर दी है, उसमें से हम लोग भी पढ़ा लिखा नहीं है और इसी में जैसे फर्स्ट में है लघु खनिज, उसका लिखता लघु खनिज से अभिप्रेत है खान और खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 3 के खंड 3 में परिभाषित लघु। तो यहाँ पर हम लोग जैसे थोड़ा मोड़ा जानते हैं, फिर भी ये इतना धारा तो नहीं पढ़े हैं। या बिल्कुल सही बात है, इसको जानकारी सब होना चाहिए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। और भी आगे है उसी टाइप का, है ना, जैसे उधार से संबंधित है अधिनियम, इंग्लिश में पता है ना, मैंने अधिनियम 2016 की धारा 2 में परिभाषित उधार, तो उसमें क्या है इसी तरह के वो जो 33 के धारा 46 में क्या भाषा है और जैसे और 71 भाषा या कुछ है ना, क्योंकि 33 का भी नहीं जानते हैं हम लोग इसमें क्या है, जबकि बना हुआ 1908 का बना है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। और साधारण सा बात, हम लोग का भारत का संविधान 1950 से लागू, मगर किसके यहाँ कितना में मुश्किल
कहने के पास होगा या तो नहीं भी होगा, तो वो तो खैर वो है, लेकिन इसमें आया है और उसमें जो नियम इसमें इंगित किया है उसको थोड़ा सा। तो बहुत सुंदर सवाल है ये। कितना भी पढ़ने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वहाँ जाके ठच्चो हो जाएगा अगर जो है आगे नहीं जान पाएगा। तो इसके लिए मैं भी इसके पीछे पड़ा, और जो भी अधिनियम, जो भी धारा कहता है, जब तक वो उस बुक को आप नहीं पढ़िएगा, उस नियम को नहीं पढ़िएगा, कैसे जान पाइएगा। कह देता है यहाँ से कि बोंगा गांव में जाइएगा तो अखड़ा जगह चापाकल है, वो वहीं से पानी पीना है पढ़ते पढ़ते। अब बीच में जो है अब कहाँ कौन जगह बोंगा गांव में अखड़ा है, कौन जगह चापाकल है, वहाँ जाके पानी पीना है, जब तक नहीं जाइएगा तो पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह से इसमें है। तो ये संवैधानिक भाषा है, सभी चीज़ को एक जगह व्याख्या नहीं करता है, वहाँ से उठा के यहाँ लिख देता है। इसके लिए एक ही उपाय है कि जो जो पुस्तक बात किया है, जो जो अधिनियम किया है, उसका आपके पास पुस्तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसीलिए मैं रख दिया हूँ ताकि कहीं पर कोई डाउट आएगा तो सारा चीज़ का यहाँ पर ये मिल पाएगा। पारंपरिक ग्राम सभा से अभिप्रेत है JPRA यानी कि पंचायत राज अधिनियम का फलना के अनुसार से सबका इसी तरह से कहता है। तो सबका अलग अलग बुक में रखा हूँ, खोल करके देखना पड़ता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि नहीं, तब जो है मिल पाएगा। इसके लिए बाकी पुस्तकों का भी संग्रह करना पड़ेगा, तब इन नियमावली को पूरी समझ पाएंगे। चलिए, अच्छा सवाल था। इसका जवाब जो है यही है कि आपको और से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। और कुछ रास्ते में लिखा हुआ है कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 एवं झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त सत्यों का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम तो का ही बात उठा करके इसमें दिया, इसके लिए तो 2021 धारा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि ये पुस्तक मतलब उस अधिनियम को जब तक नहीं देखिएगा तो कैसे कर पाइएगा। इसीलिए जो है मैं ये सभी अधिनियम का सभी बुक्स यहाँ पर रखा हूँ जो इसके लिए ज़रूरत है। हाँ, सेम चीज़ है, सेम सवाल। तो हाँ, चलिए, और भी वक्त आएगा, और भी समय आएगा, और भी सवाल बनेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं, क्योंकि रात ज़्यादा हो चली है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अध्याय 11 में। इसमें कहता है लघु जल निकायों का प्रबंधन। तो लघु जल निकाय आखिर क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक गांव का सीमा के अंतर्गत जो भी आहरा, पोखरा, ढोढ़ा, नाला, नदी, डैम, ये सब क्या है, एक लघु जल निकाय है। और बृहद जल निकाय वो बहुत बड़ा स्तर पर रहता है, उसको बृहद बोलते हैं। ये सब लघु जल निकाय के तहत आता है। और गांव में तालाब है, बड़का आहरा है, पोखरा है, वो भी लघु जल निकाय के तहत ही आएगा। तो इसके संबंध में कहता है कि ये जो लघु जल निकाय है, इसको अपने इस्तेमाल के लिए ग्राम सभा सक्षम होगा। उसे सिंचाई करने के लिए, पानी का इस्तेमाल करने के लिए ग्राम सभा सक्षम होगा। और ग्राम सभा की सहमति से उस जल स्तर में जो भी मछलियाँ होती है, उन सभी चीज़ों का प्रबंधन भी जो है वो ग्राम सभा के सहमति से होगी। कहाँ पर कौन आहरा, पोखरा, बांध कहाँ पर मारना है, कहाँ पर क्या करना है, नहीं करना है, ये अकेले व्यक्ति भी अपना निर्णय ले लेता है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ ग्राम सभा को पावर दिया है। दूसरी बात, सबसे मूल बात इसमें ये है कि जो थोड़ा सा बड़ा पोखरा है, बड़ा तालाब है, बड़ा आहरा है, सब तो नीलाम हो जाता है मछली लगाने के लिए, है कि नहीं।
तो नीलाम तो होगा ही होगा, अभी भी नियम में कह रहा है कि उसको नीलाम करना होगा, और उसको नीलाम करने के लिए ग्राम सभा नीलाम नहीं कर पाएगी। इसको नीलाम कौन करेगा? अगर एक पंचायत स्तर का क्षेत्र में है, यानी छोटे स्तर में है, तो उसको यानी कि मुखिया नीलाम करेगा, और थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र में है जो कि कई ग्राम सभा को जोड़ता है, ऐसा में पंचायत समिति करेगा, और बड़ा स्तर में है तो जिला परिषद करेगा नीलाम इसको। लेकिन बात इसमें यह है कि नीलाम तो उन लोग करेंगे, लेकिन ग्राम सभा को क्या मिलेगा? हमारा गांव, हमारा पोखरा, और कोई नीलाम करके मछली पाल के ले जाता है। इस बार का नियमावली में बनाया है कि नीलामी का जो रकम होगा, जो पैसा होगा, 80% उस गांव का ग्राम सभा का खाता में दिया जाएगा। अगर आपका गांव का तालाब, पोखरा जहाँ कहीं भी है, तो वहाँ का 80% यानी कि वो पैसा आपको, नीलामी का पैसा आप ही का खाता में उसको रखना है, आपको दिया जाएगा। वो 20% नीलाम करने वाला जो संस्थाएं होगी, अगर मुखिया नीलाम कर रहा है तो मुखिया 20% मुखिया का खाता में रहेगा, पंचायत समिति कर रहा है तो प्रखंड में खाता में रहेगा, और जिला परिषद कर रहा है तो जिला परिषद खाता में रहेगा, 20% जाएगा, लेकिन 80% उसी गांव का ग्राम सभा में जाएगा। अब इसमें सवाल होता है, कभी कभी एक ठो तालाब 2 ठो गांव का सीमा में है, या आहरा पोखरा जो है 2 ठो गांव का सीमा में है, तो ऐसे सिचुएशन में उसमें देखा जाएगा कि उसका सीमा रेखा कितना पड़ रहा है। अगर एक गांव का सीमा 75% पड़ रहा है और एक गांव का सीमा 25% पड़ रहा है उस जल स्थान पे, तो जिस गांव का 75% पड़ रहा है उसको 80% में से उसको डिवाइड किया जाएगा, 75% उसको दिया जाएगा, 25% इसको दिया जाएगा, यानी जलमग्न जमीन का इसमें बंटवारा होगा। तो ये प्रबंधन किया है लघु जल निकाय में। तो इससे क्या है कि जिसके गांव में आहरा पोखरा या बड़ा तालाब है, उसको 2 पैसा वहाँ से इनकम का जरिया बनेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं देते हैं। आगे हम लोग को है अध्याय 12, उसमें है लघु खनिज। अच्छा, और एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ और जोड़ देते हैं हम कि आखिर उसको टेंडर किसको मिलेगा। तो इसमें दिया है कि स्थानीय सहयोग समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ आपका गांव में, आपका ग्राम सभा में, या फिर स्थानीय वहाँ पास अगर कोई सहयोग समिति बना करके काम कर रहा है, तो सहयोग समिति अगर टेंडर लेता है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इसमें जो है बात रखी गई है। आगे है लघु खनिज, अध्याय 12 में है लघु खनिज, यानी कि ये रॉयल्टी मिल रहा है। वहाँ तक तो ग्राम सभा की चर्चा हुई थी, अब यहाँ से 2 पैसा इनकम का स्रोत बन रहा है। लघु खनिज में क्या आता है? जो जमीन के ऊपर पाए जाने वाला जो खनिज पदार्थ है उसको लघु खनिज के रूप में गिनती करते हैं। इसमें मिट्टी है 1 नंबर में, मोरम है, बालू है, और साथ ही साथ में गिट्टी है, पत्थर है, जो ऊपरी सतह में पाया जाता है, ये लघु खनिज के रूप में गिनती में आता है। इसमें कहना है कि लघु खनिज का प्रबंधन और नियंत्रण ग्राम सभा करेगा। अगर आपके गांव घर में जो भी लघु खनिज निकल रहा है उसका रॉयल्टी आपको तय करना पड़ेगा, और उसका रॉयल्टी जो है आप ले पाएंगे, ग्राम सभा ले पाएगा। तो आप लोग अब इसमें करना क्या है, ग्राम सभा क्षेत्र में जैसे बहुत गांव में बालू निकलता है, बहुत गांव में मोरम है, और बहुत गांव जैसे भट्ठा खुला है तो मट्टी जो है ले करके जाता है। अभी के समय में क्या होता है, भट्ठा को मट्टी चाहिए तो फलना किसान का मट्टी है, उससे बात कर लिया, 2 पैसा जो भी उससे तालमेल कर लिया, दिया, उसके बाद वहाँ से ट्रैक्टर उठा करके लेके चला जाता है। ग्राम सभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन अभी जो है ग्राम सभा का हस्तक्षेप होगा। जिसके गांव से अगर मट्टी उठ रहा है, गांव में एक समिति बना दीजिए अलग से कि भाई जितना ट्रैक्टर वहाँ से उठा के ले जा रहा है उसमें टैक्स बांध दीजिए।
कि भाई आपको 100 रुपये प्रति ट्रैक्टर या ट्राली या 200 रुपये प्रति ट्राली आपको देना है ग्राम सभा को, तब यहाँ से आप मिट्टी लेके जाएंगे, अन्यथा आप लेकर के नहीं जाएंगे। मोहर्रम का भी वही बात है, बालू का भी वही बात है। बालू अगर आप कोई गांव का व्यक्ति यूज कर रहा है उस चीज़ को बालू, तो आप उसमें मान चलिए 100 रुपया आप बांट दिए कि 100 रुपया हमको प्रति ट्रिप जो है टैक्स लेंगे। लेकिन होता क्या है कि गांव से बाहर अगर कोई लेके बेच रहा है तो उसमें सीधे कर दीजिए कि भाई आप गांव वालों के लिए टैक्स इसमें 100 रुपया है, गांव वाला से बाहर लेके जाएगा उसमें 300 500 जो भी है तय कर दीजिए कितना आपको देना पड़ेगा, तब यहाँ से लेके जाइए, अन्यथा मन नहीं लेके जाना है। और उसके लिए बाकायदे अगर आपका क्षेत्र में ज़्यादा बालू है तो उसके लिए एक समिति बना दीजिए, अस्थायी समिति, कि ये बालू का देखरेख करेगा। उससे जो भी 2 पैसा आएगा वो 2 पैसा में से कुछ पैसा जो है वहाँ का समिति को दिया जाएगा। वहाँ जो भी 2 4 5 लड़के वहाँ पर रहेंगे, ध्यान दे रहे हैं, तो उनको भी उसमें कर दीजिए कि इसका इतना % आपको मिलेगा, बाकी ग्राम सभा में जमा कीजिए। तो इस तरह से क्या है, गांव के फंड के लिए रॉयल्टी मिलेगा। जिस गांव में मिट्टी है, मोहर्रम है, बालू है, इसके लिए। अब इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ है कि बालू जो है ग्रेड 1 वाला बालू में टैक्स जो है गांव लेगा और ग्रेड 2 जो है नीलाम होगा। ये समस्या है। इसमें कैसे तय होगा? 7.5 हेक्टेयर का जो ज़मीन का बालू है उसको ग्रेड 1 में रखा गया है, और 7.5 हेक्टेयर से ज़्यादा का बालू है उसको यानी कि ग्रेड 2 में रखा गया है। तो ये चीज़ जो है बड़ा अजीब है कि ग्रेड 2 का जो बालू होगा वो तो भाई सरकार लेके जाएगा, तब तो गांव को क्या मिलेगा। लेकिन इसको नियमावली को पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ, पहले मैं भी सोचता था, यहाँ पास आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, ये एक बढ़िया पॉइंट है। ये अध्याय 12 का यानी कि धारा 30(1) का ग में है। 2016 एवं 2020 के तहत तैयार किए गए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालू के अनुसार कैटेगरी 1 के बालू घाटों का संचालन अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं को सुपुर्द किया जाएगा। ग्राम सभा कैटेगरी 1 के बालू घाट का संचालक होगी एवं अपने स्तर से स्थानीय ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर सकेगी। ग्राम सभा को सुपुर्द बालू घाट के इस्तेमाल से जो शुल्क राजस्व प्राप्त होगा उसे ग्राम सभा अपने कोष में जमा कर इस राशि का व्यय ग्राम विकास अथवा स्थानीय विकास के लिए कर सकेगी। यह झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के तहत होगा। और आगे देखिए, ग्राम सभा को हस्तांतरित कैटेगरी 1 के बालू घाट में ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में नदी के तल से जेसीबी या अन्य किसी मशीन से बालू का खनन नहीं हो। और यहाँ पर 2 में देखिए, लघु खनिज का खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार। अब लघु खनिज का खनन पट्टा कौन जो है उसको अधिकार प्राप्त कर सकता है? झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 के अध्याय 2 के उपबंध 5(4) के तहत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित ग्राम सभा से पूर्व ससूचित स्वतंत्र सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान का अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो इसमें बड़ा सवाल था मेरे दिमाग में भी कि कैटेगरी 1 का बालू तो ठीक है ग्राम सभा को दे दिया, लेकिन कैटेगरी 2 जहाँ ज़्यादा बालू है उसको अपने कब्जे में रख लिया। लेकिन एक चीज़ इसमें क्या है कि कैटेगरी 2 का भी जो है खनन पट्टा लेना चाह रहा है कोई, चाहे वो क्या बोलते हैं टांगरा का कोई लीज कर रहा हो या फिर जो है बालू घाट का कोई नीलामी ले रहा हो। तो यहाँ पर ग्राम सभा से पूर्व ससूचित स्वतंत्र सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुली खान की अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि गांव वालों को तय करना है उसमें, यानी कि
इसको समझ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नीलामी तो कोई और ले रहा है, लेगा, लेकिन उसमें शर्त आपको देना पड़ेगा कि ठीक है हमारे गांव घर में ये बड़ा बालू है, आप नीलाम कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, हमारा शर्त जो है आप ऐसा मानेंगे तब यहाँ से हम लोग जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। कानून में इतना हक दिया है कि ग्राम सभा का सहमति चाहिए तब जो है वो पत्र निर्गत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वहाँ पर आप अपना शर्त तय कर सकते हैं। शर्त तय क्या करना है, ठीक है नीलामी तो हो रहा है, बालू उठ के जाएगा यहाँ से, लेकिन रॉयल्टी जो है वहाँ सरकार को सरकार तो टेंडर किया, तय कर दिया कि भाई इतना में चला गया, लेकिन हमारे लिए क्या मिलेगा। तो वहाँ पर आपको पहले जो है शर्त डालना पड़ेगा कि प्रति गाड़ी जो है यहाँ से निकल के जाएगा, ग्राम सभा के लिए भी रॉयल्टी चाहिए। अब आप लोग मिल करके, गाँव वाला मिल करके तय करेगा कितना में सहमति बना पाता है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, जो भी है तय किया जाए। तय करने के बाद ही ओके करेगा, तब जो है नीलाम हो पाएगा। अगर नहीं ओके हुआ तो नीलाम करना संभव नहीं है इस नियम के हिसाब से। तो अब जो है वो ज़्यादा बालू में भी गांव को रॉयल्टी मिल पाएगा, अगर गांव जागरूक है तो, और नहीं जागरूक है तो 1-2 दलाल को पकड़ लेगा, हमरे से हमको अपना काम करवा लेगा वो लोग। तो दो अब हाँ, जैसे हमारे गांव में है बालू बचा के रखे हैं, लेकिन जैसे जहाँ पे जो बचा के रखे हैं उस जगह मतलब कि ऐसा कोई सरकारी रास्ता नहीं है जो गाड़ी जा सकता है। तो जैसे कोई भी जैसे वहाँ पे लीज करेगा तो वो कैसे होगा, तो जमीन हम लोग नहीं देंगे, जो निजी जमीन पे पड़ता है जाना तो उसको। हाँ देखिए, ये बहुत सुंदर बात है कि भाई बालू हेलीकॉप्टर से तो उड़ा के नहीं ले जाएगा, है कि नहीं, उसके लिए तो सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा। इसीलिए ग्राम सभा का सहमति ज़रूरत है। लीज भी हुआ तो वहाँ पर जो है ग्राम सभा मिल करके तय करेगा कि भैया आप लीज तो ले लिए, लेकिन बालू का हेलीकॉप्टर से लेके जाइए, कहना पड़ेगा उसको, है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सर्वसहमति से ग्राम सभा तय करेगा कि भाई हमको भी यहाँ से रॉयल्टी चाहिए, तब कहीं जाकर के हम बालू यहाँ पर से जाने देंगे, अन्यथा नहीं जाने देंगे। ये कानूनी हक दिया है इसमें। अब जैसे कि मतलब कि बीच में है, जैसे दोनों गांव का अगल-बगल है, हाँ, बीच में कोई नदी है ना, तो दोनों गांव का हक हो गया। हाँ, दोनों को बंटवारा करेगा, आधा आधा बंटवारा करता है, उसमें सीमांकन करता है, आधा आधा बंटवारा करता है। आधा देखिए, कोई भी गांव का नदी, आधा नदी उस सीमा में रहता है, आधा नदी इस सीमा में रहता है। अगर ऐसा हो तो मतलब उस सीमा में अगर बालू नहीं रहता, हमारे सीमा में बालू रहता तो आपका हो गया, है कि नहीं। नियमावली जो है मतलब है गांव का पारंपरिक सीमा, आप देखेंगे तो क्या रहता है, नदी का बीचों बीच मतलब है आधा इधर रहता है, आधा उधर माना जाता है, वही है नियम। तो लघु खनिज के बाद जो है हम लोग आते हैं अध्याय 13 में, मादक द्रव्यों का नियंत्रण। खाना खाने के बाद जो है आंख भारी होने लगता है, हम जान रहे हैं इस चीज़ को। हाँ हाँ, तो मादक द्रव्यों का नियंत्रण, इसमें देखिए एक चीज़ और चीज़ है, अब मैं थोड़ा स्पीड गति से पार करूँगा, नहीं तो फिर जो है आधा भी नहीं सुन पाएंगे। तो मादक द्रव्य यानी कि नशीली पदार्थ, इस नियमावली में कहता है कि आप पारंपरिक पेय, हड़िया, दारू और जो भी चावल से, मड़ुआ से और मकई से, चाहे जो भी से बनता है, ये सब बना सकते हैं आप, लेकिन ग्राम सभा की सहमति होनी चाहिए। और वो भी कब बना सकते हैं, जब आपको कोई सामाजिक या धार्मिक कोई अनुष्ठान है, पर्व त्यौहार है, इसके लिए आप इस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिक्री पे पाबंदी है, ग्राम सभा को तय करना है कि कितना मात्रा में वो बनाएगा, कितना मात्रा में नहीं बनाएगा, है कि नहीं। इसलिए गांव वाला नियम बना दे कि भाई कोई भी गांव में अगर हड़िया दारू बना रहा है तो पहले आप लोग यहाँ पर सूचना दीजिए हम लोग का ग्राम सभा में
कि इतना हम हड़िया बनाएंगे, इतना का हम दारू बनाएंगे, उतना ही आप बनाइए, उसी के हिसाब से आप निपटाइए। बेचने के लिए नहीं बनाना है, अगर आप घोषित कर देते हैं तो नहीं बनेगा। आप घोषित कर देते हैं कि सबको बनाना है तो चलेगा, आपके ऊपर छोड़ दिया है कि नहीं। अब क्या करना है आप लोग समझ लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या है, इसके लिए महिलाओं का निर्णय को प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं तो सब मर्द लोग हम लोग पियंकर मिल जाएंगे, कहेंगे नहीं ऐसा बनना चाहिए। इसलिए इसमें लिख दिया है कि महिलाओं का दृष्टिकोण को ध्यान दिया जाएगा, इसमें लिख दिया है। दूसरी बात क्या है कि कोई भी बड़ा सिस्टम, जैसे कि कोई भी यानी सरकारी या अंग्रेजी दवाई मतलब दारू का दुकान अगर खोलना चाह रहा है तो उसका निर्माणशाला यानी भट्ठी, भांडरन यानी कि गोदाम और बिक्री माने दुकान, ये तीनों चीज़ों का स्वतंत्र रूप में कहीं पर भी नहीं कर पाएगा जब तक कि ग्राम सभा की सहमति ना हो। अगर ग्राम सभा सहमति देता है यहाँ पर बनाना चाहिए तो बनेगा भट्ठी, ग्राम सभा कहता है कि नहीं बनना चाहिए तो कितनों चाहेगा वो नहीं बन पाएगा। ये इसमें नियम में है मादक द्रव्यों पे। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले से बना हुआ भट्ठी को जो का त्यों रखा है, उसको इसमें रोकने का बात नहीं है, लेकिन हाँ कंट्रोल उसमें भी किया जा सकता है ग्राम सभा के माध्यम से। तो ये मादक द्रव्यों का है, ठीक है। अब जो है, अब तो भैया छूट मिल गया, कानून दे दिया, अब तो पूरा बनाना हड़िया दारू, पीना मस्त रहना है, क्या टेंशन, नियम कह दिया है। किसी के पास और नियमावली पेपर बाकी है का, किसी को चाहिए अब? तो इस तरह से अध्याय 13 भी कंप्लीट। अध्याय 14 में आते हैं हम लोग, लघु वन उपज है नहीं। तो लघु वन उपज में तो लघु वन उपज का जो बात है, देखिएगा उसको नहीं बांटिएगा, वो नहीं है, है? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तो लघु वन उपज का जो बात है, उसमें लघु वन उपज में जितना भी वन उपज है, इसमें महुआ है, डोरी है, कुसुम है, और क्या बोलते हैं ला है, हर्रा बहरा है, पुट्टो है, खुखड़ी है, जो भी चीज़ आता है वन उपज के तहत में, है कि नहीं, वो सारा चीज़ जो है अब या फिर जड़ी बूटियां है, ये सारी चीज़ जो है ग्राम सभा गांव के लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि लघु वन उपज में विवाद होता है, जैसे खास करके महुआ का गछ में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन सारी चीज़ों को तय करना, अगर वो सरकारी ज़मीन में है, गैर मंजूरा ज़मीन में है, पहाड़ पर्वत में है, तो इन सभी चीज़ों को निर्णय करना ग्राम सभा का कार्य है। इसके अलावे लघु वन उपज में एक चीज़ ध्यान रखना है, केंदू पत्ता का, उसका भी टेंडर होगा, लेकिन उसका भी इसमें जो है सर्वसहमति से, यानी ग्राम सभा का सहमति उसके लिए भी अनिवार्य किया है। तो इसको ध्यान रखना है। ये लघु वन उपज में यहाँ से भी 2 पैसा रॉयल्टी जो है गांव को मिलेगा, और जहाँ पास केंदू पत्ता का बात है वो संग्रह करके वो टेंडर होगा, तो उसका टेंडर का भी पैसा कुछ अंश जो है ग्राम सभा में आएगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन यहाँ पास परसेंटेज नहीं लिखा है, जिस तरह से मछली वाला में लिख दिया है कि 80% वहाँ हो जाएगा, इसमें परसेंटेज नहीं लिखा है। और विवादों का निपटारा, यानी कि वो महुआ वाला लड़ाई जो होता है, वैसे विवाद का निपटारा भी जो है अपने स्तर पे, ग्राम सभा के स्तर पे करना है। आगे है अध्याय 15 में संक्रमित भूमि का प्रत्यावर्तन। ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द देखने की ज़रूरत है कि गांव घर में जो भी ज़मीन संक्रमित है, कोई गलत तरीके से खरीद लिया है, ठग के खरीद लिया है, या फिर
आपको CNT स्पेटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए खरीद लिया है, हड़प लिया है, तो ऐसे चीज़ों का अब जो है ग्राम सभा बैठ करके DC के पास आवेदन करेगा। होता क्या है कि सादा पट्टा में लोग ज़मीन खूब ले लिया है, वो सादा पट्टा एकदम इनवैलिड है, उसका कोई मायने मतलब नहीं, कोई रोल नहीं है, इसको समझना है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या है कि अब अगला व्यक्ति जो बेचा है वो तो कमज़ोर है आर्थिक रूप में और मानसिक रूप में भी कमज़ोर है, या फिर लगता है कि अरे हमारा बाप बेचिए दिया है तो हम क्या करें, छोड़ देते हैं। ऐसा परिस्थिति में क्या है कि गांव वाला लोग चाहे, ग्राम सभा चाहे तो उसको जो है, अगर वो अगला व्यक्ति नहीं भी चाह रहा है तो भी ग्राम सभा लोग चाहेगा कि नहीं ये गलत तरीके से हुआ है, इसको रोका जाए, तो ग्राम सभा बैठ करके चिट्ठी बना करके DC को देगा, वो ज़मीन वापसी होगा। अगर उस ज़मीन को वापस लेने के लिए उसका वैध रूप में कोई वंशज है तो उस ज़मीन उसको वापस होगा। अगर वैध रूप में कोई वंशज नहीं मिल रहा है तो ग्राम सभा जो है उसको तय करेगा कि वो ज़मीन को हमको क्या करना चाहिए और किसके लिए देना चाहिए। तो ये सारा चीज़ प्रत्यावर्तन में इसमें दिया है। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि गांव में कोई भी ज़मीन खरीद या बिक्री हो रहा है, अब जो है ग्राम सभा की सहमति ज़रूरत होगी। ग्राम सभा को सूचना देना पड़ेगा, हमको भी ज़मीन बेचना है ना। तो अभी क्या होता है कि दलाल आया और अंदर अंदर वो लोग फरिया लिया जो भी लेना देना है और वो ज़मीन जो है बिक गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस ग्राम सभा का ज़मीन बिकना है तो उस ग्राम सभा को सूचना देना पड़ेगा और ग्राम सभा उसमें सहमति जारी करेगी तब बिकेगा, नहीं तो सहमति जारी नहीं किया तो बिकेगा भी नहीं, यानी कि रजिस्ट्री तक नहीं होगा, परमिशन नहीं होगा। तो ये सिस्टम है। लेकिन गांव वाला लोग अगर सोएगा तो क्या है, कागज़ में उन लोग फोर्जरी लिख करके पास करके, क्योंकि उन लोग तो नियम को पालन करेगा ही करेगा। उन लोग भले हम लोग ग्राम सभा नहीं बैठे, लेकिन ग्राम सभा का कॉपी साइन मुहर बना के वहाँ जमा कर देगा, वो कर लेगा। लेकिन गांव वाला अगर जागरूक रहे तो कोई भी ज़मीन बिना सिस्टम का नहीं बिक सकता है इसके हिसाब से, और बिका हुआ ज़मीन भी वापस हो जाएगा। इसके लिए जो है आपको DC के पास जाना है। और एक चीज़ कह रहे हैं आपको मैं बताना, DC के पास जाना भर नहीं है, कुछ प्रथागत कानूनों, इसमें आप पढ़ेंगे नीचे मैं अंडरलाइन किया हूँ, तो यथा भूमि वापसी से संबंधित कार्रवाई अन्य विकलन नियम एवं अन्य प्रथागत कानूनों के अनुसार किया जाएगा, यानी कि उसका वापस जो है प्रथागत कानून के हिसाब से भी होगा। इसके लिए क्या है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरुआत के 15 दिन के अंदर राजस्व कर्मचारी द्वारा रजिस्टर 2 की प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ग्राम सभा को प्रत्येक साल पंजी 2 का पूरा कॉपी जो है ग्राम सभा को देना है। वहाँ का राजस्व कर्मचारी होगा वो पंजी 2 का कॉपी यहाँ पर देगा। और एक लास्ट में देखिएगा, सबसे अंतिम में छोटा सा पॉइंट है, हस्तांतरणों का नियमन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में प्रदत्त उपायुक्त को प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर इसको छोड़कर अन्य मामलों में ग्राम सभा से सहमति प्राप्त की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। केवल CNT एक्ट में एक धारा है, उस धारा के तहत जमीन को सार्वजनिक कार्य हेतु लेने का अधिकार है, उसको छोड़ करके बाकी सभी मामलों में ग्राम सभा की सहमति ज़रूरत है। तो अब जो है, जो ज़मीन किसी को कोई ले लिया है, कोई ढाप दिया है, कोई किसी को कमज़ोर देख करके कब्जा कर लिया है, तो उसको गांव वाला भी उसको वापस करा सकता है, हो सकता है। पहले क्या था कि भाई उसका ज़मीन गया, अब आप बोलने जाइएगा तो आपका कहा जा रहा है, कह देता था, लेकिन अब कानून है आपके पास कि आप भी उसमें कह सकते हैं, हमारा गाँव भी हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड गति से पार करता हूँ क्योंकि सबका आँख का पुतली मोटा मोटा हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ओवर हो रहा है। तो आगे है अध्याय 16 बाजारों का प्रबंधन। अब क्या है इसमें देख लीजिएगा, अध्याय 16 है बाजारों का प्रबंधन, धारा 34 है, ग्राम सभा अपने क्षेत्र में अवस्थित, इसको ध्यान दीजिए,
बाजारों, मेला, पारंपरिक जत्रा, पशु मेला सहित का नियंत्रण और प्रबंधन करने में सक्षम होगी। अब बाजारों का प्रबंधन करने के लिए क्या है, सिर्फ बाजार नहीं, मेला जत्रा जो भी है सबका प्रबंधन अब जो है ग्राम सभा कर सकती है। तो जिस जिस गांव का पढ़ा का क्षेत्र में बाजार लगता है वो तो बिल्कुल टाइट हो जाए भैया, वहाँ से 2 पैसा बढ़िया आप लोग को इनकम हो सकता है। इसमें क्या है, ग्राम सभा एक अलग से बाजार समिति बना दे, 5 गो 10 गो लड़का जो भी वहाँ पर इच्छा जाहिर करे मिल करके उसका एक समिति बना दीजिए, टैक्स वहाँ से लेता रहेगा। टैक्स का कुछ % बांध दीजिए कि इतना टैक्स लीजिएगा तो इतना % जो है आपके लिए होगा, ताकि उनको भी रोजगार मिले और ग्राम सभा का फंड में 2 पैसा आए। साथ ही साथ वहाँ से पाढ़ा को भी कुछ % देने के लिए जो है सिस्टम बना दीजिए, ताकि पैसा का जो है इनकम होता रहे बाजार के लिए। दूसरी, बाजार को सिर्फ जो है टैक्स भर नहीं लेना, उसका प्रबंधन करने की भी क्षमता है। उसमें शेड वेड निर्माण करने का, उसका यानी कि विवादों का निपटारा करने का, बाजार में यहाँ से वहाँ जो है कहाँ पर कौन दुकान लगाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा, सारा चीज़ निर्णय लेने का हक जो है गांव को दिया गया है। साथ ही साथ आपके गांव क्षेत्र में जत्रा लगता है, मेला लगता है, तो उन सारे चीज़ों को भी जो है प्रबंधन और नियंत्रण जो है गांव कर सकता है। तो इस बार जो है हम लोग 2-3 बार से, पिछले बार से हम लोग चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि हम लोग जत्रा सबको बेढंगा टाइप का जत्रा लगा देते हैं। हम लोग आता है, घुसता है, निकलता है और शाम होने लगता है, छेड़छाड़ पीना खाल मतलब बड़ा परेशान करता है। ये सब देख करके बड़ा अजीब लगता है। इस बार मैं गया था घाटशिला, वहाँ पर उन लोग जो है प्रबंध किया था, बहुत सुंदर लगा हमको देख करके। क्या किया था, चादरा का टीना का जो है ना, पूरा जितना बड़ा क्षेत्र लगता है उसको पूरा चादरा का टीना लगा करके घेर दिया था। और वहाँ पर से जो भी एंट्री करेगा 100 रुपया टिकट है कि नहीं भैया, यात्रे मत जाओ अगर नहीं देना है तो, है कि नहीं, 100 रुपया टिकट। और वहाँ पर सीधी सी बात है, यात्रा घूमने का शौक है तो भैया 100 रुपया का टिकट दो, उसमें 100 रुपया का टिकट काटा। वहाँ पर अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद दर दुकान से सबसे टैक्स जो है बांध दिया था कि कितना बड़का दुकान लगाइएगा स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। सबसे टैक्स, मुर्गा लड़ाई हो रहा था वहाँ पर, जुआ खेल रहा है तो भैया जुआ खिलवाने वाला से भी टैक्स, है कि नहीं। तो उधर है। उसके बाद कार्यक्रम खेल कूद हो रहा था, तो सुंदर लगा हमको। वहाँ पर वॉलेंटियर्स है, सब चीज़ है, पानी वगैरह का प्रबंध किया है। जत्रा मेला लगल है तो उधर क्या है, घेरा घेरा करके है, टॉयलेट करने के लिए लेटरिन बाथरूम सब बना दिया है घेरा घेरा करके टेम्प्रोरी रूप में, और टैक्स ले रहा है। तो इससे 2 चीज़ फ़ायदा हुआ, एक तो जो है कोष में पैसा भी आया, दूसरा क्या हुआ कि कोई अंदाजी यानी कि जा करके पी खा करके अंगर बंगर नहीं हो रहा है, कोई छेड़छाड़ वहाँ नहीं हो रहा है, पूरा प्रबंधन में है। और गेट से एक तरफ से घुस रहा है, एक तरफ से निकल रहा है, तो सारा निगरानी करने वाला वहाँ का ग्राम सभा है। तो उसको देख करके मुझे महसूस हुआ कि भाई हम लोग भी अपने क्षेत्र में जो जत्रा लगाते हैं, बेढंगा टाइप का लगाते हैं, आया वहाँ पर केवल है मिठाई बेचने वाला खूब कमा कमा के चल गया, हम लोग खाली पैसा दे दे करके रह गए, है कि नहीं। हम लोग ठेंगने बजा के चंदा करने जाते हैं, 2-2 मिठाई दे देता है, हो गया, थका गए। तो क्या हम लोग भी प्रबंधन नहीं कर सकते हैं क्या? यात्रा लगाएंगे भैया, अभी ठीक है चादरा टीना का घेरा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बांस का खूंटा गाड़ के अथी कुछ रस्सी तो बांध सकते हैं, है कि नहीं। इससे दोनों चीज़ होगा। देखिए यात्रा मेला में हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गड़बड़ हो भी होता है, वो सब रुक जाएगा, केवल बाउंड्री लगा करके प्रबंधन तो किया जाए। और वहाँ नए घुसेगा, सब बातें नहीं है, 100 रुपया भाई नया रख करके हम लोग 10 ही रुपया रखो ना भाई टिकट, क्या 1 लाख घुसा तो 10 लाख, तब 10 ही रुपया रखो, 1,000 गया तो 10,000 तो हुआ ना, तब मतलब है कि 2 पैसा भी आया। और सबको डर भय है कि हम बाउंड्री के अंदर है भैया, उनको सबको पता है। तो ये काम हम लोग को करना चाहिए, हमको लगता है, क्या ठीक है कि नहीं।
जब प्रबंधन का ताकत दिया है तो हमको करना चाहिए। तो इस तरह से बाज़ारों का प्रबंधन, जतरा मेला का प्रबंधन ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग को करना चाहिए। क्या है कि आदिवासियों का जतरा मेला को लोग बहुत बदनाम दृष्टिकोण से देख रखा है, इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम लोग अपने अपने पढ़ा में चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, उदाहरण बनाना है, उसके बाद तो धीरे धीरे होगा ही होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अध्याय 16 हो गया, अध्याय 17 में आते हैं। ये उधार पर नियंत्रण, ये उधार पर नियंत्रण इसको समझना है। साहूकारी प्रथा है, पहले क्या था, चाहे अभी भी जगह ज़मीन को लोग ठगने के लिए पैसा देता है, पिला खिला करके जो है उसमें पैसा कौड़ी दे करके जो है उधार पुधार दे करके फंसा लेता है, उसके बाद उसका जगह ज़मीन को लेते रहता है, घर बना देता है, हम लोग आदमी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन अब जो है एकदम सिस्टम बन गया है नियम के तहत कि कोई भी आरबीआई या सेबी से मान्यता प्राप्त बैंक ही जो है उधार दे सकता है, अन्यथा किसी को उधार देने का और लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो है गाड़ी का फाइनेंस भी अब जो है नहीं संभव नहीं है, प्राइवेट फाइनेंस होता था ना भाई, अब वो फाइनेंस भी नहीं करेगा, और करेगा भी प्राइवेट फाइनेंस कर दिया फाइनेंसर, तो अब वो गाड़ी को आप जो है बेच दीजिए, कुछ कर दीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा नियम कानून से। इसलिए अब कोई भी लेन देन करना है मान्यता प्राप्त बैंक से करना है, और बैंक को भी मान्यता प्राप्त भी क्यों ना हो, उसको ग्राम सभा को रिपोर्टिंग करना है कि आपके गांव के फलाना व्यक्ति को इतना ऋण हमने दिया है या देना चाह रहे हैं। ग्राम सभा से सहमति, ग्राम सभा का वहाँ पर कम से कम सूचना देना उसको अनिवार्य है, तब कहीं जा कर के होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस तरीके से 17 अध्याय है, और धाराएं जो है आपको अभी 17 अध्याय को हम लोग संक्षेप रूप में जान पाए। और कोई कंपनी आ करके आपका वापसी करना चाह रहा है ऋण जो है, तो भी वो ग्राम सभा तय करेगा कि उस मानव अधिकार का हनन ना हो, उतना ही जोर जबरदस्ती करे, ज़्यादा नहीं कर सकता है ऋण वापसी में। तो इस तरह का यहाँ पर नियमावली है। अध्याय 9 तक हम लोग देखे ग्राम सभा के संबंध में, 10 से लेकर के 17 तक आए, सभी में शक्ति या ताकत दिया है हम लोगों को 2 पैसा इनकम जुटाने के लिए, और जो है ज़मीन वगैरह में अननेसेसरी ठग फुसला करके कब्जा करता है, सबको वापस और रोकने के लिए ये सारा प्रबंध इसमें दिया हुआ है। और इसके अलावे धारा 36, धारा 37 और धारा 38 इसको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ ये क्या है आखिर। इसमें देखिए धारा 36 में है कठिनाइयों का दूर किया जाना। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 के धाराओं के अंतर्गत यह इस नियमावली के नियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो पंचायती राज विभाग अवसर के अपेक्षा अनुसार शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत होता है। तो 1996 का जो नियमावली है उसके विरुद्ध में अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसा महसूस होता है तो इसके लिए जो है आपत्ति दर्ज करना है। इस आपत्ति को कठिनाई को दूर करने के लिए, संशोधन करने के लिए ये विभाग तैयार रहेगा। आगे है अधिनियम और नियमों में संशोधन, धारा 37 इसको देखिए। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 के धाराओं के अनुरूप इस नियम के प्रकाशन होने के 1 वर्ष के भीतर नियम के विभिन्न कंडिकाओं के अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकता अनुसार राज्य अधिनियम, नियमों, आदेशों, निर्देशों, परिपत्रों में संशोधन करेंगे तथा यदि सरकार के अधिनियम नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो इस हेतु पहल किए जाएंगे। यानी कि 1 साल के अंतर्गत जो भी पेशा अधिनियम या नियमावली के विरुद्ध
बहुत सारा चीज़ गठित है, वो अपने आप में संशोधन करके इस पैसा नियम के लायक अपने आप को खड़ा करे। और साथ ही साथ अगर इसमें कोई त्रुटि है, कुछ समझ में आता है, तो 1 साल हम लोगों को मौका दिया गया है कि हम लोग इसमें आपत्ति दर्ज कराएं और इसकी मांग करें कि यहाँ पर फलाना जगह सुधार होना चाहिए, इसको ठीक करना है। ये 1 साल का टाइमिंग दिया है। फिर आगे है निरसन। इन नियमों के प्रवृत्त होने पर, इस नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व झारखंड राज्य के अधिसूचित क्षेत्र में प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानीय समस्त नियम निरस्त हो जाएंगे। मतलब जो भी नियम अभी तक जो था नियमावली लागू होने से पहले, वो सभी निरस्त हो जाएंगे। परंतु इस प्रकार निरसित किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के असंगत ना हो, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानीय उपबंधी के अधीन की गई है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि इसमें गुंजाइश देता है। बहुत सारा नियम ऐसा बना हुआ है जो कि हमारा पैसा रूल के खिलाफ है। सबों को सिस्टम में लाने के लिए, सुधार करने के लिए, चाहे नियमावली में सुधार हो, चाहे बाकी और नियमों में सुधार हो, इन सारे चीज़ों के लिए ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, धारा 36, 37 और 38। तो इस तरह से हम लोग अभी संक्षेप में कहिए, इसको विस्तार में नहीं कहिए। अगर जल्दी आए हुए रहते तो थोड़ा विस्तार में पढ़ने का प्रयास करते। तो संक्षेप में सही हम लोग पारंपरिक ग्राम सभा को पढ़ पाए, साथ ही साथ उसके हक अधिकार को और उसमें रेवेन्यू 2 पैसा कलेक्ट करने का जो विधि विधान है इसको समझ पाए। तो कुल मिलाकर के इसमें पारंपरिक ग्राम सभा को सशक्त बनाने के लिए ये नियमावली में बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास किया। अब आप लोग जो है कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, ये आप लोग जान पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो एक बार जो है सवाल या क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद हम लोग अगला बिंदु पे चर्चा करेंगे। चलिए, सवाल के लिए मौका दे रहा हूँ अभी आप लोगों को।